तो क्वेश्चन ये है कि आकाश में क्यों पढ़ें। जब हमने फिरजी में एडमिशन कराया है अपने बच्चे का, तो फिरजी में क्लासेस होनी चाहिए। यहाँ हजारों हजार करोड़ का घपला है। हमारे बच्चे का आज और कल फाइनल पेपर था फिरजी में, कोई मैसेज नहीं, कोई आ जाओ आकाश क्यों जाए। आपके सेंटर क्यों बंद होते? जब हमने पैसे एडवांस में दे दिया सारा, फिर सैलरी की प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं D1 इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और आज कार्यक्रम में जो हमारी पहली डिबेट है वो सीधे रूप से आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, भविष्य के सपने आप भी देख रहे होंगे कि इंजीनियर बनाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतारना है, बच्चे कैसी तैयारी करेंगे, कहाँ से एजुकेशन लेंगे, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होंगे। तो ये चिंता एक पेरेंट के रूप में होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि जब लाखों की फीस लेकर आप अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहां से उनके भविष्य की राह तैयार होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्रैक करेंगे, लेकिन अगर वहीं पर आपके साथ धोखा हो जाए, ऑन वन फाइन डे आपको मालूम चले कि जी इंस्टीट्यूट बंद हो गया और आपके हाथ खाली खड़े हैं, आप वहां पर किसके पास जाएं पता नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, पैसा पूरा दे चुके हैं। तो ये जो परिस्थिति मैंने आपको बताई, ये दिल्ली NCR के फिटजी नाम आपने सुना होगा, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को लेकर, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर ये खबर आ रही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है IITZ की, वहां पर ताला लगा हुआ मिल गया है। मैसेज आता है कि इंस्टीट्यूट बंद है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिली, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब ये अलग मसले हैं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या बताया गया, क्या कहा गया, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दिल्ली NCR, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ और ऐसे इलाके हैं, मसलन नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से एक खबर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी एक दो जगह से एक खबरें आ रही थी जहां पर इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है और जो छात्र वहां पर पढ़ रहे थे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स चिंता में जब इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचे, पुलिस के पास कंप्लेंट तक करने के लिए गए, तो उनकी शिकायतों का आधार आज क्या था और शिकायतों के मुख्य बिंदु क्या थे। मेरा बेटा यहाँ पर कोचिंग ले रहा था, तो सडनली एक मैसेज आता है रात में कि ये सेंटर बंद हो गया है। फिर टीचर्स के मैसेज आते हैं कि हमने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है और आप आके आकाश इंस्टीट्यूट में स्टडी कीजिए। यहाँ आके परसों जब हम लोग आए, यहाँ 300-400 पेरेंट्स आए, तो यहाँ पता चला कि यहाँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं था और सेंटर बिल्कुल बंद हो गया। बच्चों की कोई क्लासेस नहीं चल रही है, बच्चों को बोला जा रहा है आप आकाश में पढ़िए। सर क्या सिचुएशन थी उस टाइम जब आपको पता लगा एकदम ये मैसेज आता है कि आपके बच्चे को मतलब यहाँ पे संस्थान की तरफ से अब हम यहाँ बंद कर रहे हैं? संस्थान का कोई मैसेज नहीं आया है। अच्छा, कोई मैसेज नहीं है। मैनेजमेंट का मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट यहाँ पे संभालता था काम को, उन्होंने आकाश में ज्वाइन किया है, तो उन्होंने वहाँ से मैसेज भेजा है, तो हमें पता चला है ये चीज़। तो फिटजी के बारे में उन्होंने कहा कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन कर दिया। कब से सैलरी नहीं मिल रही? 3 महीने 4 महीने सबका अलग अपना वो है कि हमें कोई कह रहा है कि हमें अक्टूबर की सैलरी दिसंबर में मिली है, कोई कह रहा है दिसंबर की हमारी सितंबर की सैलरी बाकी है, तो वो भी सैलरी पार्ट पेमेंट में आ रही है। जब हमने पैसे एडवांस में दे दिया सारा, फिर सैलरी की प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आया कि बच्चों को अब यहाँ मैनेजमेंट यहाँ संभालते हैं, जो कालूसराय में मेन सेंटर है, उससे कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई अब तक। सिर्फ यहीं से आई कि अब अपने बच्चों को यहाँ पे, जबकि गाजियाबाद बंद हो चुका है, आपका भोपाल में साथ बंद हो गया है, इंदौर में बंद हो गया है, आपका यहाँ पे मेरठ में बंद हो गया है, दिल्ली में आपका ये जनकपुरी सेंटर बंद हो गया है, तमाम सेंटर प्रीत विहार सेंटर बंद हो गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आकाश में क्यों पढ़ें। जब हमने फिरजी में एडमिशन कराया है अपने बच्चे का, तो फिरजी में क्लासेस होनी चाहिए, तो सेंटर बंद है। एज ए पेरेंट हम सब बड़े दुखी हैं, हताश हैं, और पेरेंट्स ने बहुत सारे पेरेंट्स, सबकी फाइनेंशियल स्थिति एक नहीं होती है। कई पेरेंट्स ने लोन लिए हुए हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन गिरवी रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन को भी डिस्पोज ऑफ करके क्योंकि ये हेवी फीस लेते हैं। अन्य संस्था जैसे आकाश या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ, LN वगैरह, वो सारे जो अगर 2 लाख में लेते हैं तो ये 4 लाख लेते हैं, बिकॉज इनका ब्रांड नेम है। इसी ब्रांड नेम के तहत हम सारे बच्चों ने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराया था, लेकिन हमें ये पता तो नहीं था कि कौन से टीचर है, कौन सा सेंटर हेड है, क्या है। वो तो आने के बाद पता चला है कि ये फिजिक्स के सर अच्छे हैं, केमिस्ट्री के अच्छे हैं, मैथ्स के अच्छे हैं, सेंटर हेड अच्छे हैं, सपोर्टिव है। लेकिन एज ए पेरेंट हमारा डिमांड यही है फिटजी मैनेजमेंट से कि हमारा पैसे को रिफ़ंड किया जाए। मैनेजमेंट बिल्कुल अंधेरे में रखा, सेंटर हेड तक सबको अंधेरे में रखा। सैटरडे तक फीस लिए गए हैं 3-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, जो बैलेंस चेक था, जो लास्ट 2 दिन पहले तक फीस, जी 2 दिन पहले तक पैसे जमा कराया गया। इवन मैं पर्सनली एकेडमिक हेड है मिस्टर संजीव झा, उनसे मिलने आया था 2 दिन पहले,
तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चा सेफ हैंड्स में है, डोंट वरी। गाज़ियाबाद में उन्होंने एग्जांपल दिया कि गाज़ियाबाद में रजिस्ट्रेशन का इशू था, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं है। हमारे बच्चे का आज और कल फाइनल पेपर था 10th का फिटजी में, आज और कल 24-25। कोई मैसेज नहीं, कोई आ जाओ आकाश क्यों जाना। हमने फिटजी को पैसा दिए हैं। नहीं, फीस डिफरेंस की बात हम क्वालिटी के लिए दिए हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए दिए हैं। हम आकाश जाने के लिए, आकाश जाना रहता तो पहले ही चले जाते। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अभिभावक भी जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जुड़ गए हैं। हमारे साथ IAS गुरुकुल के प्रणय अग्रवाल जी भी डायरेक्टर आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ जो पेरेंट्स इस पूरे इशू पर बात कर रहे हैं आगे, उनमें से विशाल गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? सबसे पहले जो बात आनी चाहिए थी वो आपकी तरफ से ही आनी चाहिए थी, और बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमारी भी ये कोशिश है कि इस आवाज को, बच्चों के इस कंसर्न को इतने पुरजोर तरीके से उठाया जाए कि उसमें एक्शन लेते लेते फिर ये नहीं कि जी 15 दिन और निकल गए, 1 महीना और निकल गया, 3 महीने और निकल गए। अभी क्या स्टेटस है कंप्लेंट का? फिटजी की तरफ से क्या रिस्पांस आपको आया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या रिस्पांस आपको अभी तक मिला है? जी, कंप्लेंट का स्टेटस ये है कि 2 दिन पहले सेंटर बंद हुआ और हमने जो भी फिटजी की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ FIR नोएडा में हमने लॉन्च कराई। और FIR के बाद अगर फिटजी की तरफ से देखें तो कोई भी रिस्पांस नहीं है। कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी आकर ये बताने को तैयार नहीं है कि सेंटर क्यों बंद हुआ और आगे क्या होगा। और इसके बाद जो सारे पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर डेली सेंटर पर जा रहे हैं, बट उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, सेंटर पे ताला लगा हुआ है। तो एक तरह से सभी पेरेंट्स बिल्कुल डाक में हैं कि आगे फ्यूचर का क्या होगा, पैसे जो गए हैं उसका क्या होगा और कब पढ़ाई होगी या नहीं होगी। वहीं पर सेंटर के सुनने में यह आया जो टीचर्स हैं उन्होंने दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है एंड दे आर सेंडिंग SMS टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप हमारे यहाँ आकर क्लासेस ज्वाइन कर लो। वो सेकंड इंस्टीट्यूट कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, बट जो पेरेंट एक साथ लमसम फिटजी को पूरा पैसा दे चुका है, क्योंकि फिटजी एडवांस में सारा पैसा ले लेता है पूरे कोर्स का, तो वो पैसा ले चुका है। तो पेरेंट्स कैसे दोबारा और पैसा देके दूसरे इंस्टीट्यूट में कराएं। बट ठीक है, पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट तो करेंगे, उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कराएंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई का सवाल है। बट साथ ही साथ ये भी है कि जो हमारे पैसे फिटजी में गए हैं, सारा एक कुछ राशि गई है, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। और जो फिटजी की हायर अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक सेंटर का मामला नहीं है, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर में हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज़ की बिना विश के या बिना बैड इंटेंशन के नहीं हो सकता। तो उन पे प्रॉपर कार्रवाई की जाए और जो हमारी FIR है उस FIR पे प्रॉपर कार्रवाई करके इस केस को प्रॉपर सॉल्व किया जाए। अच्छा, FIR में सर आपके पास अगर कॉपी होगी तो किन धाराओं में अभी केस दर्ज हुआ है और कैसे केस दर्ज हुआ है? देखिए, धाराएं तो हैं बट अभी आपको मैं इस पे खोल के नहीं बता सकता, बट नॉन वेलेबल वारंट है जो नॉन वेलेबल ऑफेंस में हमने जो नोएडा में FIR कराई है वो फिटजी के MD DK गोयल और उनके जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, CFO हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं, सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्योंकि क्या है कि जिस दिन बंद हुआ है उससे 2 दिन पहले तक सेंटर ये मैसेज भेज रहा है कि हमारे सेंटर के साथ कोई इशू नहीं है, हमारा सेंटर प्रॉपर चल रहा है, आपके बच्चों का भविष्य को कोई खतरा नहीं है, 2 दिन पहले तक। और सडनली 2 दिन बाद वो सेंटर बंद हो गया और 2 दिन पहले तक फीस भी ली गई है। जिन पेरेंट्स की बकाया राशि थी वो बकाया राशि उनसे ली गई 2 दिन पहले तक और अचानक 2 दिन बाद बंद हो गया। तो ये साफ टेंशन है। सेंटर पता था, हायर अथॉरिटीज को तब पता था कि सेंटर बंद करने वाले हैं, फिर भी आप ऐसे मैसेज भेज रहे हैं और 2 दिन तक पहले तक पैसे ले रहे हैं पेरेंट्स से। तो बहुत चौंकाने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले भी पैसे लिए हैं, जबकि उनको पता है कि वो 2 दिन बाद इंस्टीट्यूट बंद करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। मतलब इससे बड़ी धोखाधड़ी क्या हो सकती है कि आप लूट खसोट का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल मैडम, 2 दिन पहले तक लोगों ने लाखों रुपए के, क्योंकि ये PDC चेक लेते हैं फिटजी, और 2 दिन पहले तक उन्होंने चेक एनकैश कराए हैं और कुछ पेरेंट्स को बुला के भी पैसा लिया है।
और मैसेज तक उनके पेरेंट्स के पास गए हैं, स्टूडेंट्स के पास गए हैं, क्योंकि जैसे ही इशू हुआ तो पेरेंट्स फिटजी के सेंटर गए कि सर हमारे इस सेंटर में तो कोई इशू नहीं है। तो सेंटर के जो भी हेड्स हैं उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास हमारे सेंटर पे कोई इशू नहीं है, वी आर ए प्रॉफिटेबल सेंटर और कोई इशू नहीं है। और फिर ये मैसेज भी भेजे गए 2 दिन पहले तक और सडनली 2 दिन बाद वो सेंटर बंद हो गया। आपको कब सर ये आइडिया लगना शुरू हुआ, ये अंदाजा लगना शुरू हुआ कि इस तरह से सेंटर्स बंद हो सकते हैं या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इनके ऊपर चल रहा है या कुछ इस तरह का सीन है, ये कब पता चलना शुरू हुआ आपको? ये देखिए जो स्टेट से न्यूज़ तो हम देख रहे थे, बट लगभग 10-15 दिन पहले जो नेबरिंग सिटी है गाजियाबाद, उसका जो फेमस सेंटर है आरडीसी का फिटजी सेंटर, वो बंद हुआ और वो भी ऐसे ही रातों रात बंद हुआ और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। जबकि ये पता चला कि वो सेंटर अनरजिस्टर्ड था, डीआईओएस के पास अनरजिस्टर्ड था। डीआईओएस ने खुद एफआईआर कराई उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ। तो ये भी चौंकाने वाली बात है कि एक सेंटर जो हजारों स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, करोड़ों रुपए फीस ले रहा है, वो सरकार के पास अनरजिस्टर्ड है। तो वहां से हमारा दिमाग खटका कि ये 10 दिन पहले ये गाजियाबाद आरडीसी में हुआ है। फिर स्टूडेंट नोएडा सेंटर गए, वहां जाके उन्होंने पूछा और वही उनको रटाया जवाब मिला कि नहीं, यहाँ कोई इशू नहीं है और ये इस सेंटर पे कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। सर, जिस पर्टिकुलर सेंटर की शिकायत आप बता रहे हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे जो अब इससे प्रभावित हुए हैं? मतलब मैं जस्ट एक रैंडम एक नंबर जानना चाह रही हूँ, अनुमान। मैडम मेरे ख्याल से लगभग 1,500 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की कोचिंग देते थे ये। अच्छा, और ये सिर्फ अभी एक सेंटर की बात है, जहां जहां बंद हुए अगर वहां के नंबर को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, आलोक जी, बिल्कुल मैडम। आप सुन रहे हैं ना इस बात को? देखिए, अब जो ये अभिभावक जो बात कह रहे हैं सर, मतलब धोखाधड़ी का लेवल देखिए कि उन्हें पता है 2 दिन बाद सेंटर बंद करना है, तो उन्होंने 2 दिन पहले तक भी फीस ली है सर। कोई डर नहीं है कानून का, कोई डर नहीं है इस बात का कि हम 2 दिन पैसे लेने के बाद 2 दिन बाद में अगर अपना सेंटर बंद कर देंगे तो पुलिस का चाबुक हम पर चल सकता है, हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, हम जेल जा सकते हैं, हम पर एफआईआर हो सकती है। ये दिखाता है कि कोई डर नहीं है और इसीलिए क्यों ना इसको माफिया कहा जाए, क्यों ना इसे माफिया कहा जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये एजुकेशन माफिया वाले लोग हैं और कुकुरमुत्ते की तरह इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। और जब अभी इनकी एक सेंटर पे गाजियाबाद की शायद जांच की गई तो ना वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम था और ना वहाँ और जो नॉर्म्स होने चाहिए वो फॉलो हो रहा था। तो अब जब ये नेट में आ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सेंटर हैं जहां इस तरह की अनियमितता पाई गई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अभिभावकों का पैसा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी चीज, जितने भी बच्चे जो अधर में जो लटक गए हैं अभी, उनको भी किसी न किसी जगह स्थानांतरित करके वहां पर उनको पढ़ाने की कवायद शुरू होगी। देखिए, हमने अभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भी बात सुनवाई है, आपने भी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सुना होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मैटर में अब फिटजी के भीतर क्या समस्या थी, किस तरह के इश्यूज आए, ये एक अलग मसला है, लेकिन पेरेंट्स आज बिना किसी सोल्यूशन के खड़े हैं। कौन उनके प्रति जवाबदेह है, कौन उनके प्रति अकाउंटेबल है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि सबसे पहली जो जिम्मेवारी है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की और टीचर्स की, वो ये है कि बच्चों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएं और टाइमली कंप्लीट कराएं। क्योंकि जो बच्चों की प्रिपरेशन है, देखिए कोचिंग एक इंडस्ट्री है एंड एक बिजनेस एंटरप्राइज है, तो जाहिर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होना और खर्चे निकलना आवश्यक है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। परंतु ये उस जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर मैनेजमेंट को कोई इन चीजों को लेके समस्या आ भी रही है तो वो उनका अंदरूनी मामला है। और जहां तक बच्चों का सवाल है, मैनेजमेंट की सबसे अव्वल ये जिम्मेवारी है कि वो सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कराएं। दूसरा, अगर मैनेजमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसमें सक्षम नहीं लग रहा है तो सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की, कि कोई ना कोई इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। या तो बच्चों की फीस रिफंड की जाए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लासेस रीस्टार्ट करें, और कोई तीसरा मैं इसमें वो नहीं देखता।
देखिए, मैं अलग-अलग केसेस देख रही थी और मैं पेरेंट्स की बात सुन रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख फीस एक साथ जमा करा दी है, जो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, चाहे वो 4 साल का, 5 साल का कोर्स, जो भी समय सीमा उसकी है। अब उसमें से जी। आप फीस लेते समय आप उसका अमाउंट एक साथ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 साल की पढ़ाई बच्चे की बची हुई है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में 5 लाख का अमाउंट अगर किसी को एक साथ देना है, तो इंसान कितने तरह के एडजस्टमेंट्स करता है अपने घर के बजट में, अपने जॉब्स के साथ में जो अरेंजमेंट्स करता है कि ताकि बच्चे पढ़ लिख जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई कमी आनी नहीं चाहिए। और ऐसे पॉइंट पर मतलब मैं एग्जैक्टली ये सोच रही थी कि जो पेरेंट्स आज पुलिस के पास भी कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं, मीडिया पर अगर ये खबरें इस वक्त फ्लैश ना करे तो कौन उनके बारे में सोचेगा, कौन उनके बारे में बात करेगा? क्योंकि अगर एक कानूनी प्रक्रिया भी देखें, वो अपना एक समय लेगी। कंप्लेंट गई है, दूसरे पक्ष का वर्जन लिया जाएगा, फिर उस पर कुछ और आगे बढ़ेगा। यही करते करते अगर 1 महीने 2 महीने भी निकल जाते हैं, मैं कह रही हूँ एक एक दिन इंपॉर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ये तो सीधे तौर पर धोखाधड़ी है, सीधे तौर पर चीटिंग है और सीधे तौर पर एक क्राइम है। और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? स्नेहाशीष जी, मैं आपका यहाँ पर अब रिएक्शन चाहूंगी, कौन जिम्मेदार है? तरीके से आप सोच लीजिए, मैं तो पूरी तरीके से कहता हूं कि कोचिंग संचालक जब भी कहीं होते हैं तो उनको रजिस्टर्ड कराना होता है सरकार के अधीन, और इस तरीके की चीजों पे अंत में लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट संस्थानों के प्रति इसीलिए कहीं ना कहीं लोग अभी भी बहुत ज्यादा उसके प्रति जो कहा जाता है कि विश्वास, वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है इन्हीं सब कारणों से। और फिरजी एक ताजा एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं इसके संस्थान। पटना में भी सुनने में आया, 4 घंटे पहले की खबर थी कि पटना में भी बंद हुआ है, भोपाल में भी बंद हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो सरकार से ही आम आदमी सवाल कर सकता है कि आखिर कोई सिक्योरिटी, कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ आपने इनसे रखाया है कि नहीं रखाया है, ये सारी बातें आएंगी। आम आदमी तो ठगा महसूस करता है, इसमें सीधे सीधे है। और किसकी आकांक्षाएं हैं? सबसे ज्यादा कैसे लोग इन संस्थानों में अपने बच्चों को भेजते हैं? वही भेजते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के हों या मिडिल क्लास के हों, उन्हें की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं। और ये पूरी तरीके से अगर जोड़ा जाए तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है। और प्राइवेट संस्थानों के साथ अभी इस देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने का भी चलन ऐसे ही बढ़ा है, और वहां पे भी ऐसी ही धोखाधड़ी है। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लोगों ने भी काम किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, तो हमें भी मालूम है इस चीज को कि कितनी समस्याएं आती हैं और हर वक्त शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सबको मालूम है। सभी के दर्द को मैं यहाँ पे बयान कर देना चाहता हूँ, और ये चीज समझने की जरूरत है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले। और चूंकि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जिम्मेदारी ले और आगे बढ़ के इसमें अभिभावकों के साथ खड़ी हो जाए। और नजर आए, बिहार में भी है, भोपाल में भी, जो मध्य प्रदेश में भी है, सरकार एक बार एक मुकम्मल जवाब दे। किस बात की प्रतीक्षा हो रही है? ठीक है, माना उत्तराखंड में महाकुंभ खूब धूमधाम से मन रहा है, सब जगह बहुत चर्चाएं हैं, हर तरह की खबरें छप रही हैं, लेकिन अगर यूपी के भी इन इलाकों में, पर्टिकुलर एरियाज में, चाहे नोएडा, गाजियाबाद की बात है, वाराणसी में भी बंद हुआ है, भोपाल से भी खबरें आ रही हैं, और भी कई जगह भी पता करेंगे तो मालूम चलेगा। ये सब चीजें अगर हो रही हैं, ओवरनाइट तो नहीं हो रही हैं, और अब अगर कंप्लेंट इसकी सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है, पेरेंट्स सामने आ गए, शिकायत कर रहे हैं, तो एक स्पीडी प्रोसेस क्या होगा? देखिए मीनाक्षी जी, अभी ये 1-2-3 दिन पहले ये चीजें संज्ञान में आई हैं, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के कंप्लेन पे सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये जो इनके यहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ है, क्योंकि इनके 71 सेंटर चल रहे हैं पूरे इंडिया में, 1-2 नहीं, और 3 दशक से ये मौजूद हैं कोचिंग फील्ड में। तो एकाएक इन्होंने क्या इरेगुलरिटी की, कहाँ फंड डाइवर्जन किया, ये सारी चीजें तहकीकात में निकल के सामने आएंगी, और किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, ये मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। सर देखिए, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात की जाती है, लेकिन मैं जो बात थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर कानून अपना काम करते करते या इस मामले का निपटारा करते करते 1 महीना भी जाता है, 2 महीना, जो कि मिनिमम है, ये मैं मिनिमम टाइम मेंशन कर रही हूँ, मैक्सिमम तो फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकती अभी, मिनिमम टाइम भी इतना जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर अब फिटजी अगर बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, या इस तरह की परिस्थिति आ गई है,
तो या तो पैसा वापस मिले उनको, और अब बीच पढ़ाई के वक्त में बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन कैसे मिलेगा, दूसरी जगह पर कैसे उनका एनरोलमेंट होगा, और कैसे वो आगे उस पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे जो सिलेबस उनका बचा हुआ है। देखिए, आई टोटली एग्री विथ योर सेइंग कि हाँ, अभी बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है एकाएक। अब टीचर कहाँ चले गए जो छोड़ के गए हैं, इंस्टीट्यूट बेहाल है। इस तरीके में अब एकाएक या तो पहले इनके पैसे वापस दिलवाए जाएं, उसको ढूंढ के कि कहाँ पर है वो व्यक्ति जिसने इस सब में गबन किया है, और नहीं, और दूसरी जगह इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सब जगह तो इंस्टीट्यूट भरे पड़े होंगे जहां भी ये हो रही हैं। मैं ये महसूस कर सकता हूं कि इसमें बहुत से युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है एकाएक इस तरीके के कारणों से। लेकिन फिर भी लेकिन वही जहां बात तक ना, सरकार आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जितने भी पेरेंट्स आपकी बात को इस वक्त सुन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये बात उनके दिल को या उनके मन को किसी भी तरह की कोई राहत दे पाएगी। और इसीलिए प्रणय अग्रवाल जी, सॉल्यूशन क्या है फिर यहाँ से? देखिए, कानून अपना काम अपने तरीके से करेगा, लेकिन इमीडिएट रिलीफ क्या मिल सकता है इन पेरेंट्स और बच्चों को? इमीडिएट रिलीफ इसमें मीनाक्षी जी यही हो सकता है, अगर जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वो कोई हस्तक्षेप करके कदम उठाए, या तो वो कंपेल करे कोचिंग को, पार्ट ऑफ द फीस, मान लीजिए जितना भी कोर्स बचा रह गया है उसके हिसाब से फीस रिफंड करने के लिए थोड़ा दबाव डाला जाए। दूसरा, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये भी हो सकता है, उनके कई सेंटर्स बंद हुए हैं परंतु कई अभी चल भी रहे हैं, तो अगर संस्थान पे प्रेशर बनता है जिसमें मीडिया की भी एक भूमिका रहेगी, तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनको फिटजी के ही किसी दूसरे सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाए और उनकी पढ़ाई पूरी की जाए। ठीक है, लेकिन प्रणय जी देखिए, जिस तरह से ये सेंटर्स बंद हुए हैं, ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ। ओवरनाइट तो आप दिवालिया नहीं हुए, ओवरनाइट तो आपके पास फाइनेंशियल क्रंच नहीं आया, ओवरनाइट तो सैलरीज बंद नहीं हुई है। टीचर्स ने भी आना इसीलिए बंद किया होगा ना, जब ऑफ कोर्स उनको पिछले महीने का नहीं मिला होगा, उससे पिछले महीने का नहीं मिला होगा या कम मिला होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने ये पॉइंट्स हाईलाइट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जानकारी है कि ये स्थिति चलती रहेगी तो शायद 1 महीने में हमको बंद करना पड़ जाएगा। इसका मतलब आपने अपना पूरा टाइम बाय आउट किया जितना आपको करना था, लेकिन रत्ती भर कंसर्न बच्चों के लिए आपके मन में नहीं था। और यहां पर इंस्टीट्यूट की इंटेग्रिटी पर सवाल उठता है, और इसीलिए क्यों ना कहा जाए कि ये धोखाधड़ी है, क्यों ना कहा जाए कि ये सीधे तौर पर आपने उनको लूटा है, उनको ठगा है, उनका भविष्य बर्बाद बिल्कुल किया है। मीनाक्षी जी, मैं आपके वक्तव्य से 100% सहमत हूं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की इंटेग्रिटी पे अवश्य सवाल उठता है, परंतु मैं आपसे थोड़ा असहमत इस चीज पे हूँगा। मेरे हिसाब से इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि फिटजी का दिवालिया निकल गया है, स्लाइटली हम थोड़ा उसमें जल्दबाजी शायद नहीं, मचा मैं रहे उन हो। पर्टिकुलर हाँ, सेंटर्स की बात कर रही हूँ जो बंद हुए, मैं उन पर्टिकुलर हाँ, सेंटर्स की बात कर रही हूँ। ऐसे तो ओवरऑल नहीं, जो आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है। इनफैक्ट महीने 2 महीने नहीं, कई महीनों से टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये इवेंचुअल डिसीजन उनको लेना पड़ा है। परंतु जो सेंटर्स चल रहे हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन फिटजी बहुत बड़ा और पुराना, 30 साल से ज्यादा पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर उनमें बिल्कुल भी नैतिकता है या एक जिम्मेवारी की जो सेंस होती है बच्चों के प्रति अगर वो है, तो उनकी कानूनी रूप से, नैतिक रूप से, हर रूप से ये जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करके, कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करके किसी भी तरह बच्चों का सिलेबस अवश्य कंप्लीट कराएं। वैसे सर, आपका अपना अंदरूनी एनालिसिस क्या है? आप लोगों के पास भी तो खबरें पहुंचती हैं या डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि देखिए, हम तो आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये फील्ड आपका है, तो आप लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी है कि वाकई यही कंसर्न है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, या कुछ और भी मसला इसमें हो सकता है। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू वेट फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अभी अभी क्या समझ में आ रहा है? Meenakshi ji, telling you from the perspective of coaching industry, I would say the industry is facing several challenges. एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है, ये जो ऑनलाइन कोचिंग का जो दौर शुरू हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, तो बहुत सारा मार्केट शेयर, बहुत सारे बच्चे उधर चले गए हैं। तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर इंस्टीट्यूशंस है जिसमें फिटजी भी आते हैं, उनके जो स्टूडेंट एनरोलमेंट्स वगैरह पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। दूसरा, बड़े शहरों में पर्टिकुलरली देखा जाता है कि जो रेंटल्स होते हैं वो बड़े हाई होते हैं, और उनको मैनेज करना या हर सेंटर की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना जो मल्टी सेंटर इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए कठिन होता है। तीसरी दिक्कत ये भी है कि जो टीचर्स को बहुत ही, मैं कहूँगा, ऑब्नॉक्शियसली हाई पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं।
तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको कॉम्पिटिटर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो तोड़ लेते हैं बेहतर सैलरी देके, और वो फिटजी के केस में भी हमने देखा, तो उसके चलते भी ये क्राइसिस हुआ है। तो ये कुछ कारण है मीनाक्षी जी जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। ठीक है, हमने इससे पहले देखा बायजूस का भी एक इंसिडेंट हमने देखा कि कोविड के टाइम पे किस तरह से बायजूस ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रही थी, 10,000 करोड़ तक का अमाउंट उसमें मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू के मामले में कोट किया गया है, लेकिन फिर अचानक उसका भी शट डाउन होना, तो क्या इसके पीछे भी यही कारण है जो अभी आप हाईलाइट कर रहे हैं? ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, ये इनकी जो फाइनेंशियल डायनेमिक्स होती है वो काफी अलग होती है। इनका जो फोकस होता है वो स्टूडेंट एक्विजिशन पे होता है, right? So these were loss-making entities from the very start once they became big in the online world, and the idea was to attract, you know, big investments, which they did, और उसके बाद जाके सारा जो उनका अनवाइंडिंग हुई है, तो उनका मॉडल एक अलग तरीके से चलता है। मतलब वो पैसा फेंक रहे थे, आप ये मान सकते हैं, और वो शुरू से ही अनवायबल थे। बस वो जो एक होप थी कि इट विल टर्न प्रॉफिटेबल समडे, वो अल्टीमेटली डिफ्यूज हो गई, और उसकी वजह से बायजूस जैसी संस्थानों का हम देखते हैं डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, स्नेहाशीष जी, कहना देखिए चाहूंगा यूपी मैडम, में कानून व्यवस्था की बात जो है बड़ी बुलंदी से होती है और लॉ एंड ऑर्डर इसको बड़ा एक यूएसपी बताया जाता है। अब देखिए, अपराध हमेशा ये चोरी, डकैती, मर्डर इसी सूरत में तो नहीं होंगे ना। ये क्या कम अपराध है जो आपने किसी के भविष्य को ही अधर में डाल दिया? मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ, एक होनहार बच्चा जो अपनी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो आगे बहुत अच्छी लाइन में जा सकता है, जिसका आगे बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है, ऑल ऑफ अ सडन जब इस तरह की घटना उसके आगे घट जाती है कि जो उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है, ये मतलब क्या ये क्राइम बताइए, मीनाक्षी जी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जो बातें सुनने में आई अभी पेरेंट्स के द्वारा, ये अपने आप में सोचने के लिए काफी है कि 2 दिन पहले तक अगर वो फी वसूली कर रहे थे, ये तो एकदम पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि सरकारी मिलीभगत के साथ वो पूरे प्लान्ड वे में वो लोग भागे हैं। ये अब क्लियर हो गया। और इस तरीके की बातें अगर आ रही हैं तो इतना सह कौन दे रहा है ऐसे लोगों को? प्राइवेट संस्थानों को इतना सह कौन दे रहा है? आखिर इस तरीके की बातें हिम्मत करने की जरूरत कैसे ये लोग कर रहे हैं? ये तो क्लियर हो गया ना कि सरकार की कहीं ना कहीं या लोकल प्रशासन की मिलीभगत है। और उत्तर प्रदेश, अभी आलोक जी बोल रहे थे, मुझे बड़ा मतलब हास्यास्पद लगता है ऐसी स्थिति कि सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति शोक, खेद और निंदा करता हो। तो ये सोचने वाली बात है कि कार्रवाई करने के लिए आपके हाथों में सत्ता है, ना कि शोक, खेद और ऐसे दुख प्रकट करने के लिए। आप काम कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे, लंबी लंबी बातें कहेंगे, बड़ी अच्छी लच्छेदार बातें करेंगे और कार्रवाई के नाम पे ठुल्लू दे देंगे। और सीधी सीधी बात है कि ये बताइए कि क्या आप अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं? आपके पास तो रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद आपके पास एयरपोर्ट से भगा दिया जाता है इस देश के चोरों को, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, गिरफ्तारी करिए ना। कितने लोगों के 1500 लोग, अगर 1500 छात्र एक सेंटर पे हैं, वो मिनिमम हम बता रहे हैं, अभिभावक बता रहे हैं 3-3 हजार रहते हैं। मुझे मालूम है इस चीज को, मैं एडमिट कर रहा हूं। 3-3 हजार लोग रहते हैं, और सबसे अगर 5 लाख 2 लाख भी वसूला गया होगा, मिनिमम 2 लाख वसूला गया होगा। आप जोड़ लीजिए कि कितना बड़ा गोरख धंधा ये किया गया है। और इसमें क्या सरकारी मिलीभगत नहीं होगी? ये गोयल, ये गुप्ता जी, ये तमाम लोगों का नाम जो आ रहा है, 4 लोगों का, उस पर सोचने वाली बात है। इस तरीके की बातें होती हैं क्या कि मैं कार्रवाई करूंगा, मैं निंदा करता हूं, मैं ये करूंगा? अरे भैया, गिरफ्तारी कीजिए। आपका कथा सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं। सरकार के नुमाइंदे इसलिए बैठते हैं ऐसे डिबेट्स में कि वो बताएं कि सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार उस पर क्या काम करना चाह रही है, कैसे उसको टैकल कर रही है उस मुद्दे को। यहां हम लोग, ये बात मैं भी बोल सकता हूं, जितनी जिम्मेदारी से आपने दुख व्यक्त किया उतनी जिम्मेदारी से मैं भी कर सकता हूं। इस चीज को समझिए। आलोक जी, आपसे मैं ये एकदम नम्र निवेदन करता हूं कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में, तीनों जगह आपकी सरकार है, अगर वास्तव में आप लोग काम करना चाहते हैं तो तीनों जगह बस ये मत बोलिएगा कि 20% 30% टोकन मनी लेके उसका भी ब्लैक व्हाइट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसी योजनाएं रहती हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और लगातार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, कुकृत्य किया है।
आप अभी भी ठोस बातें नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ऊपर के मशीनरी से मिला हुआ है। अब बाबा योगी जी के बारे में मैं बोल रहा हूं, योगी जी निश्चित तौर पर उनका यूएसपी है कि मैं कानून व्यवस्था को कभी भी हिला हवाली में नहीं डालूंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सेंटर उत्तर प्रदेश में है, क्या इसके पे कार्रवाई कर रहे हैं? इसकी बात करिए, यहाँ पे गोल गोल बातें मत किया कीजिए। मीनाक्षी जी अगर आप भी सहमत है, अभिभावक अगर सहमत है इस बात से, तो वो मांग करें इन बातों का कि बीजेपी के ठीक नेता है इस तरीके की गोल गोल बातें ना करें। मैंने भी ये बात शुरू में की कि ठीक है, आप खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये परेशानी या ये समस्या खड़ी हुई है, इस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा या इस पर हमें खेद है, लेकिन बात वही है ना, खेद जताना तो पेरेंट्स को राहत नहीं देगा अनलेस कि उस पर कोई एक्शन हो, अनलेस कि ये मिसाल कायम की जाए कि भाई आज हमने ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, आगे से कभी कोई ये करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखिए मीनाक्षी जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां घोटाले होते हैं, ये भारतीय जनता कार्रवाई पार्टी की बताइए आलोक सरकार है जी। जहां आप प्लीज बीच में आलोक मत जी बोलिए। कार्रवाई आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। कार्रवाई आप बताइए, प्लीज बीच क्यों में मत बोलने बोलिए। नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, इनको रोकिए, ये कार्रवाई बीच में नहीं बताइए बोल ना, सकते क्या हैं। कर रहे हैं? आप कांग्रेस बीच की में मत सरकार बताने बोलिए। के लिए आप बैठे हुए आप हैं। बीच में आप मत बताइए कि बोलिए। आपकी सरकार क्या कर रही है? आप बोल रहे थे, मैं सुन बताइए रहा आपकी था। सरकार क्या चुप कर रही करिए है? आप गोल आप गोल बीच बातें में कर नहीं रहे बोल हैं। सकते अच्छा हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो घोटाले प्लीज करते हैं। आपने पूरा बोला अपनी बात। देखिए इनको बोलिए कि वन बाय वन, तमीज में बात करें। आलोक जी आप नहीं, अपनी बात ये कंप्लीट तमीज करें। में बात करें, ये डिबेट की गरिमा में बात करें। ये देखिए बोले चले जा नहीं रहे हैं। मैंने कहा है, वो अभी चुप है सर, आप कंप्लीट करिए अपनी बात। स्नेहाशीष देखिए प्लीज, मैं वन एक बाय चीज वन, कह रहा हूँ, वन बाय ये वन। भारतीय जनता आलोक जी पार्टी की बोलेंगे। सरकार है और यहाँ पर एक्शन होगा और बहुत कड़ा एक्शन होगा, ये मैं आपको कह होगा, सकता हूँ। लेकिन भविष्य काल में प्रेजेंटली होगा। जो हुआ वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी हो रहा है। आप शांत रहिए, ये कांग्रेस का नहीं है जिसका गोल गोल स्खलन हो बात गया मत है। करिए, आपको जलेबी तो इंडी पारना हम लोग गठबंधन को से भी भी बाहर आता कर दिया है। है। आप राजनीतिक और क्या जलेबी कर रहे पारना हैं? भविष्य की चाहिए। बात हो आप रही तो है, इंडी सीधे गठबंधन से भी बात बाहर हो रही है, धकेल दिए जिसके गए साथ हैं। गलत हुआ है, मुझे शांत लगता रहिए। है प्लीज एक एक करके बात करेंगे तो देखिए राजनीति की पेरेंट्स बात भी हो हैं रही है, साथ बच्चों में, के आपका भविष्य की वो बात भी हो आप रही देखते हैं, है। वो कांग्रेस पिछली का बार से बच्चों भारत के के लिए बच्चों के भविष्य का भारत नहीं में सोच अगर रहे स्खलन हैं। हो आपके चुका पेरेंट्स है। को मतलब ये है कांग्रेस नामक खत्म अत्यंत है। बैठे हैं तो आइए कांग्रेस दूसरी कहीं की बात नहीं करते है। क्या हैं। कुछ कंप्लीट कांग्रेस कितने करिए। का लोग कोई भाग गए वजूद नहीं आपके है। सह पे? कांग्रेस घोटालों की वजह से बैंकों को लूट के भागने हमने वाले लोग जितने भी भारतीय लोग जनता थे, पार्टी में शामिल हैं। आप निश्चित तौर कितने पर एक बड़े मानिए मिनट मीनाक्षी भ्रष्टाचारी जी भाजपा में शामिल कि हैं। अगर ये भी स्नेहाशीष बिजली जी के प्लीज थोड़ी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, करके मुझे इन समझना लोगों भी को तो भाजपा पकड़ा में आसान शामिल जाएगा हो समझना जाएंगे पड़ेगा। तो और कितना सख्त कई से बार सख्त इनके ऊपर कितने कार्रवाई परसेंट होगी। वोट, कितने ठीक है, परसेंट स्नेहाशीष जी पैसे का पे ऑडियो मैनेज डाउन कर कर दिया, लीजिएगा आप ये नहीं बता सुन रहे हैं दीजिए। मेरी बात, मुझे अच्छा नहीं लगता सर, ये चीज मैंने मुझे कहा पसंद ना, नहीं है, लेकिन अगर ये आप मेरी कांग्रेस की फॉलो सरकार करेंगे मैं नहीं है कह जो रही हूँ तो घोटालों मत की करना है। पड़ेगा सर। आपको तो इंडी गठबंधन से भी कितने बाहर कर दिया परसेंट पे लोगों ने। सेट कीजिएगा रोका नहीं बताइए ना, स्नेहाशीष जी, सीधे आपको सीधे किसी ने नहीं बताइए रोका आपको कितने है तो टाइम परसेंट पे इंडिया पर। सेट गठबंधन से कीजिएगा। अभी भी आलोक बाहर जी कर की दिया मानिए लोगों आप, ने। उसको भी एक बात कितने आपका सुनिए, हक परसेंट पे तो है सेट आप कि कर आप लीजिएगा। मिट्टी में मिल गए। इस तरीके की आप बातें नेस्त करने के नाबूद लिए हो गए हैं। सरकारी आप नुमाइंदों को कहीं के बुलाया नहीं है जाता है। भारतीय इस तरीके की राजनीतिक बातें पटल पे। करने के लिए इससे शांत रहिए। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को छोड़ दीजिए। सर प्लीज स्नेहाशीष जी, मैंने कहा आपको ना, जब मैंने बोलने का समय दिया सर, कांग्रेस का आपके स्खलन हो वक्त में चुका कोई है। नहीं बोला। कांग्रेस मिट्टी अब में प्लीज मिल आप चुप चुकी हो है, जाइए, इसलिए मैं बार कांग्रेस बार की इस बात तरह की मत सर्दियों में कीजिए। मेरे पास समय की कमी है सर, प्लीज। ठीक है आलोक जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर, उनकी बात को छोड़िए, अब मैंने मैं आपसे जो आपको सवाल पूछा है आश्वासन उसका देता रिप्लाई हूँ, दीजिए सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इनको पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे और अभिभावकों के साथ पूरा ठीक है सर, न्याय करेंगे। ठीक है सर। विशाल धन्यवाद। जी, आप संतुष्ट हैं जो आश्वासन दिया जा रहा है उससे? विशाल जी। जी मैडम बिल्कुल। देखिए क्या है कि हम तो बस ये चाहते हैं कि पेरेंट्स के पैसा मिले और जो इस कंपनी के डायरेक्ट हैं डीके गोयल, जो सुनने में आ रहा है कि या तो विदेश जाने की तैयारी में हैं या विदेश जा रहे हैं, तो उनको विदेश ना जाने दिया जाए, क्योंकि वही हैं जो ये पैसा वापस कर सकते हैं और इस स्थिति को सुधार सकते हैं। तो मेरा आपसे सभी से, कांग्रेस से या भाजपा से या सभी गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि प्लीज पेरेंट्स को पैसे को ध्यान में रखते हुए इस पे ठोस कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए। बिल्कुल, देखिए हम भी यही इसी उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगी कि जो बात विशाल जी ने बोली है वही बात यहाँ से आगे जाए कि देखिए जिसने गलत किया है वो कानून के शिकंजे से छूटना नहीं चाहिए। कानून अपना काम करे, लेकिन उस काम करने में इतनी देरी ना हो जाए कि बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहे और आगे भविष्य को लेकर कोई क्लैरिटी ना रहे, और जो पैसा गया है उसको फौरन वापस पेरेंट्स के पास पहुंचाया जाए ताकि आगे की जो प्लानिंग करनी है उस पर वो कदम उठा सकें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।